हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है सर? इफेक्ट ऑन सॉल्वेंट। हाँ, इफेक्ट ऑन सॉल्वेंट। चलो हेडिंग डालो इफेक्ट ऑन सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट को समझने से पहले तो हम ये समझे कि सॉल्वेंट होता क्या है बेसिकली, उसके बाद उसका इफेक्ट देखेंगे कि सॉल्वेंट के इफेक्ट कहां कहां पर क्या क्या होता है। क्लियर है? देखो सॉल्वेंट के बारे में पहले समझे कि सॉल्वेंट होता क्या है। सॉल्वेंट होता क्या है? सॉल्वेंट बेसिकली दो तरह का होता है। ठीक है, सॉल्वेंट दो तरह का होता है। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। सर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन पोलर सॉल्वेंट है और कौन नॉन पोलर सॉल्वेंट है? ध्यान रखना, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। अब बात रही सर डाइपोल मोमेंट, तो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि डाइपोल मोमेंट कैसे डिसाइड होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जा करके देखिएगा प्लॉट करके, वहां पर स्टेबिलिटी और डाइपोल मोमेंट और उसके बाद तीन चार कंडीशन हमने पढ़ाया होगा, आप उसको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये तीनों चारों चीज पढ़ाया, देख लीजिएगा। जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है वो अपने आप में पोलर सॉल्वेंट कहलाता है, और जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो होगा वो क्या होगा सर? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब बाबू अगर सॉल्वेंट की बात करें तो ये भी दो तरह के होता है। पोलर सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो ये भी दो तरह का होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये जो होता है पोलर ये प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट भी दो तरह का होता है, पोलर सॉल्वेंट भी दो तरह का होता है, समझिएगा। एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्लियर है ना? अब देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करेंगे और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाइपोल मोमेंट हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अगर इसका नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका भी हमेशा क्या होगा सर? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। एंड बट ध्यान रखना, बट इट हैज एटलीस्ट, देखो बाबू जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान रखना, एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके पास कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। आप खुद से देखो वाटर क्या सर अपने आप में पोलर सॉल्वेंट है। क्यों भैया? क्योंकि वाटर के पास क्या एक एसिड है, वाटर एसिड ही तो होता है। अरे वाटर एसिड ही तो होता है ना। अगर वो भी नहीं पता वाटर एसिड होता तो ऐसे सोचो कि जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच होगा वो एसिड ही तो होगा। बहुत सारे फैक्टर बताएं डिसाइड करने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास हाइड्रोजन है तो कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास दो हाइड्रोजन है, मतलब वाटर एसिडिक है। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा? अब थोड़ा सा देखो, जैसे वाटर हमने ले लिया, वाटर क्या है सर? एसिडिक है, और ये पोलर सॉल्वेंट है। वाटर हमेशा क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। हमने क्या बोलते हैं? वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर में कोई भी चीज का डालोगे तो सोलबिलिटी क्या करता है? सोलुबल कर देता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला जाता है। बट छोड़ो, वो सब रटने वाली बात छोड़ो, हम लोग समझने वाली बात करेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना कि ये जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है और डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। कैसे होगा अभी दिखाएंगे। अभी जो पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसका भी डाइपोल मोमेंट जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बट कंडीशन क्या है? बट इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन, इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन। दोनों में डिफरेंस समझना, एकदम शांत होकर के सुन लो, तुम्हारा काम आएगा। बाकी किसी से कोई मतलब रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो काम आने वाला है ही नहीं। लेकिन इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल सर, जैसे देखो सॉल्वेंट, जैसे ईथर,
अगर मैं ईथर की बात करूं और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईथर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो आंसर होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ROR ईथर, ईथर अपने आप में एप्रोटिक सॉल्वेंट है सर। कहने का मतलब है कि अगर इसमें तुम किसी चीज का डालोगे तो घुलेगा नहीं। अब क्यों नहीं घुलेगा मैं दिखाऊंगा अभी आगे चल के। ईथर अपने आप में एप्रोटिक सॉल्वेंट है, क्लियर है। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं सर। अगर हम आपसे बात करें एसीटोन, दूसरा अगर एग्जांपल बात करें एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड ONCH3, एसीटोन, एसीटोन अपने आप में एप्रोटिक सॉल्वेंट है, क्लियर है ना। और भी होता है, DMS होता है, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड होता है, DMF होता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता है ना, HMPA होता है, हेक्सामिथाइल फॉर्मामाइड एमाइड होता है। हम सब लिखाएंगे, टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये सभी के सभी क्या है सर? एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। एक क्वेश्चन तो आपसे यही बना सकता है आपको कि बताओ इसमें से कौन सी सॉल्वेंट है। समझ में आ रहा है ना? ये तीनों ऑप्शन डाल देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो पहले इतना नोट करो। हो गया नोट? एसिडिक हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करेंगे? नेगेटिव एटम। तो आप देखो खुद से, वाटर में हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन अपने आप में क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ तो तुम यहाँ पर बोलोगे कि सर यहाँ पर भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन क्या इससे हाइड्रोजन अटैच है क्या? ये R का मतलब कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। अब ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन अटैच है तो कार्बन एसिड थोड़ी होता है, एसिड का मतलब तो H ही होता है ना। इसीलिए इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है? सोचो कि HCl को अगर ईथर के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या होगा? रिएक्शन होगा भाई। ईथर के पास इतना टेंडेंसी है ही नहीं कि इसको घुला लेगा। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर है ना, राइट। लेकिन अगर यही कह दे, थोड़ा सा ध्यान रखो, लेकिन यही HCl को हम कह दे कि एक्वस HCl ले रहे हैं बेटा, अब रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? अब रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि अब इसके पास हो चाहिए नहीं, इसके तो वेट कर दिया ना। अगर टेंडेंसी इसका कर दिया तो अब तो इसके साथ घुल जाएगा। तो ध्यान से समझना, जितना पढ़ा रहे हैं उसको हर चीज को मीनिंग समझो कि ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर रिएक्शन तो समझ, रिएक्शन माने आम इमली है कि खा लोगे डायरेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? उसके लिए कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट अगर क्लियर है तभी समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। बोलता थोड़ी है रिएक्शन, नहीं ना। फिर अब देखिएगा यहाँ पे, अब थोड़ा इसको समझिए कि हमने क्या बोला। अच्छा आप तुम एक थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से राज हो सकता है कि सर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो कैसे हो सकता है? थोड़ा देखो यहाँ पे, चलो जो नहीं जानता थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है? शांत रहो। देखो वाटर के भी अगर तुम देखोगे, वाटर को भी देखोगे तो वाटर का जो शेप होता है HO, और यहाँ पर क्या होता है सर? H होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये 100% कैंसिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब खुद से ऐसे भी सोचो कि अगर जो डाइपोल मोमेंट होता था उसको हम लोग कैसे डिनोट करते थे? इस तरह से डिनोट करते थे, है ना, यही था ना। और ये जो हेड होता था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को टेंडेंसी की तरफ शो करता था, और ये जो टेल होता था वो किसके तरफ? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब खुद से देखो, ये इधर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर भी क्या जा रहा है सर? इधर की तरह जा रहा है। एक दूसरे का वेक्टर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। क्या सब्सट्रैक्शन हो रहा है? क्या नहीं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वेक्टर एडिशन हो रहा है। एडिशन हो रहा है तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो होगा? नहीं होगा सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? अगर जब डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, इसका शेप कैसा होता है सर? बोलो, V शेप होता है। होता है कि नहीं होता है? तो V शेप में कभी कैंसिल नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए इसके पास डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा सर यहाँ पर भी तो नॉट इक्वल टू जीरो है, जाहिर सी बात है कि ईथर में भी क्या होगा? अगर हम RO और R की बात करें तो इसमें भी क्या होगा? इसका भी शेप क्या होगा? V शेप का होगा। यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब थोड़ा समझना कि तो सर इसको एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं और इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस चीज को समझना, अगर हम बात करें वाटर को पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में डिफरेंट बता रहे हैं, अदरवाइज छोड़ भी देंगे यहाँ से तो फिर तुम लोग को रटने पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अब खुद से सोचो कि अगर इनके बीच में अगर बॉन्ड बना होगा तो ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये बॉन्ड तो खींच रहा होगा अपने तरफ, तो इस पे क्या होगा? इस पे क्या होगा? इस पे डेल्टा माइनस होगा और इस पे क्या होगा सर? डेल्टा प्लस।
इसमें भी क्या होगा सर, डेल्टा प्लस होगा कि नहीं होगा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल में हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर देखो प्लस और माइनस दोनों दिखेगा। अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो वाटर में प्लस और माइनस दोनों दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। लेकिन थोड़ा सा आप एप्रोटिक सॉल्वेंट को थोड़ा ध्यान दो। एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर देखोगे तो हम यहां पे सपोज ये ले ले, ऐसे ले ले, है ना, ये थर था, ऐसे ले ले। यहां पर देखो ये जो हाई इफेक्ट है बेटा, ये क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और ये भी क्या लगा रहा है सर, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे। प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस पे जो डेल्टा माइनस आएगा वो डेल्टा माइनस बड़ा वाला आएगा, काफी ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा। ध्यान से समझना, बता रहा हूं। ये इस पे जो आएगा ये प्लस आई की वजह से, क्योंकि यहां पे तो कोई प्लस आई नहीं लग रहा था, इसलिए प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, टूटेगा तो प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा और इसका भी प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों साइड से बढ़ाएगा तो डेल्टा माइनस तो आएगा लेकिन काफी ज्यादा आएगा। अच्छा सर, और इसके पास जो चार्ज रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ पर हाइड्रोजन पर भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। 6 हाइड्रोजन के पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है सर, निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि अगर इसको दूर से तुम देखोगे, ये वाला को ईथर को तो दूर से देखोगे तो ये क्या दिखेगा, सिर्फ निगेटिव चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिखेगा सर, सिर्फ निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज के डेंसिटी क्या है सर, ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको दूर से देखा तो निगेटिव चार्ज, लेकिन अगर इसको दूर से देखोगे तो पॉजिटिव निगेटिव क्या मिलेगा सर, दोनों मिलेगा। तो बताओ कि अगर किसी भी चीज को अगर घोलना है या सोलबिलिटी करना है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सिर्फ निगेटिव रहेगा तो क्या सोलबिलिटी बना सकता है, नहीं बना सकता। जिस चीज में NaCl पानी में घुलता है इसीलिए है क्योंकि NaCl में दोनों चार्ज होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तभी घुलता है। लेकिन सिर्फ अगर माइनस रहता तो पानी उसको घुला नहीं पाता, इसीलिए ये एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और वाटर क्या होता है सर, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है सर। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में निगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज के कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन प्रोटिक सॉल्वेंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कंसंट्रेशन दोनों मिला हुआ है। समझ में आ रहा है। इसीलिए NaCl के अगर पानी में डालोगे तो घुल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वाटर का पॉजिटिव NaCl के नेगेटिव के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, और वाटर का जो नेगेटिव है NaCl के पॉजिटिव के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा और जुड़ करके एक दूसरे के साथ क्या होगा, सॉल्वेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ईथर में अगर डालोगे तो ईथर में डालोगे तो NaCl के जो पॉजिटिव होगा उसको तो ये सोलूबल कर लेगा, लेकिन नेगेटिव वाला का सोलूबल ये नहीं कर पाएगा। इसीलिए NaCl एप्रोटिक में नहीं घुल सकता सर जी। लेकिन अगर आप इसको अगर पानी में डालते हो तो आसानी से घुल जाता है, क्योंकि वाटर के पास भी H प्लस और OH माइनस होता है, और क्या बोलते हैं NaCl के पास भी H प्लस और क्या होता है सर, Na प्लस और Cl माइनस होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन करके क्या होगा, घुला लेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। चलो तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे लिखा रहे हैं, नोट कीजिए। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एप्रोटिक सॉल्वेंट नेगेटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, negative charge is concentrated and positive charge is distributed. In aprotic solvent negative charge is concentrated and positive charge is distributed. मतलब एप्रोटिक सॉल्वेंट में सिर्फ कौन सी चार्ज देखने को मिलता है बाबू, एप्रोटिक सॉल्वेंट में सिर्फ नेगेटिव चार्ज देखने को हमें मिलता है। क्लियर है ना। चलो इसके बाद हेडिंग डालिएगा सॉल्वेशन। हाँ, हेडिंग डालिएगा सॉल्वेशन क्या होता है, हेडिंग डालिएगा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन क्या होता है।
सॉल्वेशन क्या होता है देखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, गेटिंग सराउंडेड बाय solvent, getting surrounded by solvent sphere, solvent sphere is known as solvation. Getting surrounded by solvent sphere is known as solvation. समझना चीज को, getting surrounded by solvation, solvent sphere is known as solvation. जैसे देखो एग्जाम्पल समझो, अभी बता रहे हैं, देखो सपोज तुम्हारे पास हम A+ ले लिए, कोई एक एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और इस A को हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दे रहे हैं। ध्यान से देखना, समझना चीज को, आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रख दिए, मतलब एक कंटेनर लिए, कंटेनर, वो कंटेनर में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वाटर ले लिए। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोल रहा है तो कम से कम वाटर तो नहीं लेना होगा, समझ में आ रहा, वाटर लिए और वाटर को हमने A+ को वाटर में डाल दिया। जैसे A+ को वाटर में डालोगे, सॉल्वेशन क्या होता है समझना बात को, जैसे ही A+ को वाटर में डालोगे तो आपके पास A+ तो होगा यहाँ पे, और A+ जैसे वाटर में जाएगा तो वाटर जो है A+ के चारों डायरेक्शन से घेर लेगा। चारों डायरेक्शन से इसको क्या कर लेगा सर, घेर लेगा, राइट। ध्यान से समझो, देखो मैं अगर नहीं पढ़ना है तो फिर टेंशन मत लो, हम लिखा देते हैं चुपचाप थ्योरी, अब पढ़ लो, पहले सुनो बात, जिसको जो लिखा रहे बाद में क्वेश्चन पूछना कि सर क्या है नहीं है, पहले सुन लिया करो, ठीक है। अगर हमने क्या बोला कि कोई ए पॉजिटिव लिए, कोई एक एटम लिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, और उसको हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रख दिया, ठीक है। जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे रखिएगा तो पानी उसको चारों तरफ से घेरना स्टार्ट करेगा। जैसे आप भी पानी में जाते हो तो पानी आपको चारों साइड से घेरता है ना जी, वो अलग सी बात है, आप सोलबिलिटी नहीं होता, उसके पीछे कारण है, बाद में बात करेंगे, उसके लिए अलग से पैसा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ है ना, जाहिर सी बात है कि अब आउट ऑफ सिलेबस बात करेंगे तो पैसा ज़्यादा होगा ना। अब यहाँ पर देखो, खैर कोई बात नहीं, कभी बात करेंगे उसके ऊपर, पैसा मत देना, बता देंगे कि तुम सॉल्वेटेड क्यों नहीं होता, क्या कंडीशन है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाले तो बताओ कि A+ जो है वाटर के कौन सी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका जो वाटर का जो नेगेटिव चार्ज है ये इसका करीब होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इसका करीब, अरे भाई इसका अपोजिट चार्ज वाला होगा तभी तो अट्रैक्ट करके रखेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, सेम चार्ज कभी अट्रैक्ट होता है क्या, ठीक है, हाँ करेगा, ये होगा, आ रहा समझ में। अच्छा सर, अब सपोज मान लो कि एक हम और एटम ले रहे हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पर रखें, ठीक है, B- को हमने रखा, इसको भी वाटर घेरेगा, ऐसा तो नहीं कि माइनस है नेगेटिव चार्ज तो वाटर इसको नहीं घेरेगा, क्योंकि वाटर के पास क्या दोनों टेंडेंसी होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है, तो जैसा दिखेगा वैसा काम करेगा, जैसे आप लोग करते हो ना, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कौन सी चार्ज आएगा बाबू, पॉजिटिव आएगा, आएगा। अब देखो, अब क्या होगा कि ये A भी अपने आप में स्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड्स बना लेगा, और A भी अपने आप में क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालोगे तो दोनों स्टेबल होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, दोनों स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि दोनों को कोई ना कोई पार्टनर मिल जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर सपोज मान लो कि इसको पानी में नहीं डाल करके तुम अब A प्रोटिक सॉल्वेंट में डालता तो एक को तो स्टेबिलिटी मिलता, लेकिन अगला का स्टेबिलिटी नहीं मिलता, मतलब घुलने का टेंडेंसी क्या हो जाता सर, कम हो जाता, समझ में आ रहा। अच्छा सर, अब खुद से सोचो
कि सर मान के चलो यहाँ पे कि सबसे ज्यादा कौन घुलेगा सर, सबसे ज्यादा कौन सा घुलेगा, तो ऐसे मान करके चलो, अभी हम वो भी टॉपिक पाएंगे कि सबसे ज्यादा कौन घुलेगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बात हम बता रहे हैं कि इसमें से जिस एटम के साइज छोटा होगा वाटर उतना ज्यादा उसको क्या करेगा सर, ऑक्युपाई करेगा, घेरेगा, और जितने ज्यादा घेरेगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा और उतनी ज्यादा क्या होगा सर, घुलेगा। तो हम यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट लिख सकते हैं, हम आगे भी लिखाएंगे कि स्मॉल साइज जो आयन होता है, स्मॉल साइज आयंस गेट मोर सॉल्वेटेड, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जो स्मॉल साइज आयन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, लेकिन आप देखने से तो पता चलेगा ना। ऐसे मान लो कि बाबू देखो यहाँ पे ए और बी में बी का साइज छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि देखने में लगेगा कि बी को वाटर का सराउंडिंग ज्यादा होगा, मतलब सॉल्वेशन का सराउंडिंग क्या होगा सर, ज्यादा होगा। जैसे मान के चलो कि हमने वाटर में NaCl भी डाल दिया और शुगर भी डाल दिया, तो आयोनाइजेशन तो दोनों को होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आप क्वेश्चन पूछेगा, अब ये NaCl और जो वाटर, अभी शुगर मैंने बोला ना बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में पूछता है सोल्यूशन चैप्टर में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा सोलुबल है कौन सा सोलुबल नहीं है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में पूछेगा, सोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहाँ भी समझ लो, ऑर्गेनिक में भी समझ लो, वहां भी समझ लेना, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट ऐसा होता है कि यहाँ भी पढ़ो वहां भी मिलेगा, वहां भी पढ़ो यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इसका साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो, पहले इतना नोट करो, नोट करो तो ये कटायन एनायंस हमने क्या देखा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, यहां दिख रहा है ना आप लोग का, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट बोथ कटायन एंड एनायंस, देयरफॉर देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर, दोनों को सॉल्वेट करता है, कटायन का और उसके क्या करता है, एनायन का। देयरफॉर आयोनाइजेशन तो आयोनाइजेशन जो है, या ये कह ले एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज are highly supported। बाबू होगा कि नहीं होगा, तुम खुद से सोचो कि जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हेट्रोलाइटिक में तो दोनों बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब तू बताओ, वहां भी पढ़ाया था ना कि हेट्रोलाइटिक जब भी होगा तो कहां होता है सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो आज उसका आंसर मिला कि क्यों होता है, क्योंकि हेट्रोलाइटिक में जब भी होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कटायन एनायन भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, सॉल्वेटेड हो जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगा। तो बताओ कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज किस फेज में ज्यादा होगा, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक में, पोलर प्रोटिक में ज्यादा सपोर्ट करेगा। और यही वजह है कि HCl जो तुम एसिड को बिहेव करवाते हो कि HCl एसिड है, तो एसिड का मतलब तुम्हारा माइंड में होता है कि सर प्लस और माइनस होगा तभी तो होगा ना। तो इसके लिए क्या होता है, HCl एसिड को लेने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है सर, वाटर लेने पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? वाटर लेंगे तभी HCl क्या शो करेगा सर, H+ और क्या शो करेगा सर, Cl- शो करेगा। क्या कुछ कन्फर्मेशन मिला आज, प्रैक्टिकल समझ में आया कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, कोई दिक्कत है? इतना नोट कीजिए, फिर अगले क्लास में बात करेंगे।